आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज पुनः हम मुसोलिनी पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बेनिटो मुसोलिनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सत्ता पर एक तरह से कब्जा कर लिया और उसका काली कुर्ती दल जो था उसका हेड के रूप में, उसके मुखिया के रूप में उसने फासीवाद नामी एक नवीन विचारधारा आइडियोलॉजी के तहत इटली के ऊपर शासन प्रारंभ किया। इटली की युद्धोत्तर काल की जो कठिन परिस्थितियां थी उसके कारण मुसोलिनी को फासिस्ट संगठन स्थापित करने में भरपूर सहयोग मिला। मुसोलिनी ने स्वयं ही लिखा था कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद के 2 वर्ष मुझे इटली के जीवन के सर्वाधिक अंधकारपूर्ण एवं कष्टदायक प्रतीत हुए। पेरिस के शांति सम्मेलन के असंतोषजनक निर्णय और उसके साथ देश की लगातार बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, अशांति, अराजकता तथा साम्यवादी क्रांति के भय के कारण जनता के विभिन्न वर्ग सरकार के विरोधी हो गए और उन्हें निर्बल एवं अकर्मण्य प्रजातंत्रीय सरकार से किसी भी प्रकार की आशा नहीं रही। ऐसी स्थिति में मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 ईस्वी को मिलान नगर में फासियो डी कंबेडिमेंटो या फांसी या सैन्य दल की स्थापना की। फासियो शब्द ही लैटिन भाषा के फॉसेस का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है गट्ठा या समूह। इस संगठन के आरंभिक सदस्यों की संख्या केवल 54 थी। उसमें भूतपूर्व सैनिक तथा उग्र विचारों के राष्ट्रवादी लोग थे। इस दल ने अपना प्रारंभिक ध्येय युद्ध से लौटकर आए सैनिकों को न्यायोचित अधिकार दिलवाना तथा उनके परस्पर हितों की रक्षा करना था। देश की आंतरिक नीति में कुछ परिवर्तन करना और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इटली की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करना था। इस दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे, अस्त्र शस्त्र धारण करते थे और अनुशासन प्रिय थे। उनका अपना ध्वज था। मुसोलिनी का प्रधान कमांडर मुसोलिनी इस दल का प्रधान कमांडर था, जिसे ड्यूस कहा जाता था। उसने अपने घोषणा पत्र में अपने दल का निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया: हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना, कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना, मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम न लेना, युद्ध काल में पूंजीपतियों ने जो मुनाफा कमाया उसका 8.5% जब्त करना, चर्च की संपत्ति को जब्त करना, देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित करना जिसमें अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया जाएगा, फ्यूम तथा डॉल्मेसिया पर इटली का अधिकार स्थापित करना, आर्थिक काउंसिलों का निर्माण करना तथा उन्हें कानून बनाने के लिए अधिकार प्रदान करना। तो इस घोषणा पत्र के आधार पर वो आगे बढ़ा और उसने बताया कि हमारा उद्देश्य जो है, राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। उसने आह्वान किया, विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। तो इस प्रकार से मुसोलिनी द्वारा सत्ता प्राप्ति कर ली गई और मार्च 1919 ईस्वी में मिलान में अपने दल के गठन के पश्चात मुसोलिनी ने इस दल के एक संगठन पर जोर दिया। प्रारंभ में वे इस संगठन की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1919 ईस्वी के संसदीय चुनावों में फासिस्टों को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ, किंतु मुसोलिनी इससे निराश नहीं हुआ।
वह साहस के साथ अपने संगठन को मजबूत और मजबूत करने में लगा रहा। फासिस्टों ने देश के समक्ष जो प्रथम कार्यक्रम रखा उसमें कुछ समाजवादी सुधारों की मांग की गई। इनमें आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सार्वलौकिक मताधिकार, मजदूरों के लिए काम के घंटे की सीमा तय करना, पूंजीपतियों पर अधिक कर लगाना, चर्च की संपत्ति को जब्त करना, सीनेट की समाप्ति करना, नई शासन प्रणाली अपनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संविधान सभा आमंत्रित करना, सशस्त्र या शस्त्रास्त्र बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण तथा फ्यूम और डॉल्मेसिया का तुरंत अधिग्रहण करना आदि बातों का उल्लेख था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से युद्ध में अवकाश प्राप्त सैनिकों को अपनी ओर आकर्षित करना था। मुसोलिनी ने बड़े जोश से अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। वह कहता था, आज फासिज्म एक पार्टी है, एक फौज है, एक संस्था है, किंतु ये काफ़ी नहीं है, इसे इटली की आत्मा बनकर रहना चाहिए। वह नवयुवकों को कहा करता था, तुम खतरनाक बनकर जीवन बिताओ, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरा अनुसरण करो, और यदि मैं पीछे हटता हूँ तो मुझे गोली मार दो, मैं शांति में विश्वास नहीं करता। मुसोलिनी के शक्तिशाली नेतृत्व में फासिस्ट दल की शक्ति निरंतर बढ़ती गई और 1919 ईस्वी में इटली में केवल 22 फासिस्ट सभाएं थी जिनमें 17,000 सदस्य थे। 1920 में फासिस्ट सभाओं की संख्या 118 हो गई और इसके सदस्य 30,000 हो गए। 21 में 1200 फासिस्ट सभाएं थी और 3,07,000 सदस्य थे। मुसोलिनी के अद्भुत साहस और संगठन का ही एक परिणाम था कि 3 साल के थोड़े से समय में उसकी पार्टी इटली की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। अब समय आ गया था जबकि लोक निर्मित सरकार रोम स्थित सरकार को चुनौती देने वाली थी। फासिस्ट दल के सदस्य काली कमीज पहनते थे। इनकी सैनिक ढंग पर कार्यशील टोलियां बनाई गई थी। अक्टूबर 1922 में नेपल्स में फासिस्ट दल का सम्मेलन हुआ। इसमें 40,000 से अधिक फासिस्ट स्वयंसेवकों ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर भाग लिया। इस सम्मेलन में मुसोलिनी ने घोषणा की, यदि उनकी निम्नलिखित मांगें स्वीकार नहीं की गई तो वे अपने स्वयंसेवकों की सहायता से रोम पर चढ़ाई कर देगा। इस चढ़ाई के लिए युद्ध की तिथि 27 अक्टूबर निश्चित की गई और मुसोलिनी द्वारा निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई। कैबिनेट में फासिस्ट दल के 5 सदस्यों को सम्मिलित किया जाए, नए चुनाव कराने की घोषणा की जाए, सरकार विदेश नीति को दृढ़ता से पालन करें और आर्थिक सुधारों को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए। इन मांगों के अतिरिक्त मुसोलिनी ने सम्मेलन में खुले अधिवेशन में शासन सत्ता फासिस्टों को सौंपने की मांग की थी। इटली की सरकार इन मांगों को स्वीकार कर चुकी थी और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। फलतः 27 अक्टूबर को मुसोलिनी अपने दल के 50,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम की ओर बढ़ा। प्रधानमंत्री फैक्टा ने इस गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए सम्राट से मार्शल लॉ लगाने की अनुमति मांगी, परंतु राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय ने मार्शल लॉ लगाने की स्वीकृति नहीं दी। अतः 24 अक्टूबर को फैक्टा की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। अब इटली में कोई ऐसा मंत्रिमंडल नहीं बन सका जो शक्तिशाली हो। इटली के राजा ने भी भली भांति अनुभव कर लिया था कि मुसोलिनी का सामना करना बेकार है। अतः 29 अक्टूबर को मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी रोम पहुंचा और उसी दिन उसके नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। तो इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक ढंग से एक आक्रामक दल का गठन करके मुसोलिनी इटली की सत्ता पर 1922 में काबिज हो गया। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।